बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए हड़प्पा सभ्यता का आखिरी भाग। अभी तक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में, उसकी लिपि, उसके स्रोत, उसके जो भी अदर क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो आज हम इस हड़प्पा सभ्यता के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं आपके उसके कुछ क्षेत्र, उसके अंदर प्राप्त वस्तुएं और साथ ही इनके राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है आपका टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपके इससे रिलेटेड सारे के सारे PDF अवेलेबल किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि PDF डाउनलोड करना है तो फिर आप वहाँ से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं आज हम, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र और साथ ही वहाँ पर प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बारे में। आपको पता है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे पहला क्षेत्र जो खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा। इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आज हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्षेत्र है वो आपका हड़प्पा खोजा गया है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो हड़प्पा है वो आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यहाँ पर मोंटगोमरी जिला है जहाँ पर ये क्षेत्र पाया गया है। और ये है आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। और इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें आपका मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ हैं। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो में नहीं मिली। नहीं, मोहनजोदड़ो में मिली है, वहाँ पर आपके पुरोहित की मूर्ति मिली है और यहाँ पर आपके मनुष्य के शरीर की कुछ बलुआ पत्थर की बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से अन्न भंडार या अन्नागार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपका इस क्षेत्र में R37 की कब्रें प्राप्त हुई हैं, यानी कि कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है। बैलगाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा आपका कांस्य का दर्पण यहाँ से मिला है और श्रमिकों के आवास मिले हैं। इसके अलावा एक खास बात और है, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में जो लोग हैं जब मरते थे तो यहाँ पे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जबकि जो आपका मोहनजोदड़ो है वहाँ पर जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ये बात आप याद रखिएगा, हड़प्पा में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जबकि जो आपका मोहनजोदड़ो है वहाँ से जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है और इसकी जो खोज थी वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो राखलदास बनर्जी है और दयाराम साहनी हैं, उन दोनों के सपोर्ट किसका कर रहे थे, किसके अंडर में काम कर रहे थे, तो नाम आएगा आपका जॉन मार्शल। हाँ, वही जिनको क्या बनाया गया था, आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया गया था। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये काम कर रहे थे। और ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में मिला है और यहाँ पर ये मिला है आपका सिंधु नदी के किनारे। जो आपका हड़प्पा है वो रावी नदी के मोंटगोमरी जिले के किनारे मिला है। जो यहाँ पर ये जो मोहनजोदड़ो है वो आपका लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर मिला है। इसकी बात करें तो यहाँ पर विशाल अन्नागार मिला है। और एक चीज़, ये जो है हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर है। ये बात आप याद रखिएगा कि 483 किलोमीटर दूर है ये हड़प्पा से। यहाँ पर जो है, अभी मैं बता रही थी आपको, मूर्तियाँ मिली थी, वहाँ मिली थी बालू पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ मिली है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। आपसे क्वेश्चन बनता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर म्यूजिक और डांस की जानकारी थी, तो हाँ थी। और इसका जो सबसे मेन साक्ष्य है वो क्या है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये काले कलर की कांस्य की मूर्ति है और इसका जो मुद्रा है वो त्रिभंग मुद्रा है। त्रिभंग मुद्रा क्या, डांस की एक मुद्रा है। और साथ ही इसका जो है बायां पैर टूटा हुआ है मिला है जो। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक रूप से पशुपति को मानते थे और पशुपति जो है शिव से संकेत किया जा सकता है। इसके अलावा दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है और इसे सबने क्या कहा है कि ये एक पुरोहित है, पुरोहित की मूर्ति है ये। इसके अलावा आपका यहाँ एक श्रृंगी पशु जो है उसकी मुद्रा पर चित्रण मिला है। इसके अलावा यहाँ पर महाविद्यालय मिला है, जैसे कि स्कूल्स होते हैं वैसे करके यहाँ पे महाविद्यालय मिला
है और यहाँ पे बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि यहाँ पर इसे सिंध का बाग नखलिस्तान भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध का बाग नखलिस्तान किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो आपका मोहनजोदाड़ो है। तो ये सारी की सारी जानकारी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला क्षेत्र जो है आपका सुत कांगेडोर। अगर सुत कांगेडोर की बात करें तो ये वही है जो आपका जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक फैला हुआ है, तो यह पश्चिमी क्षेत्र का लास्ट प्रांत है और ये जो है आपका दाश्क नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है आपका हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का मेन केंद्र था। आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है चनहूदड़ो की बात करें तो चनहूदड़ो के बारे में एक खास बात आप याद रखिएगा कि चनहूदड़ो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आपकी जितनी भी मेकअप का सामान है वो आपका चनहूदड़ो से मिला है और यहाँ पे लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, काजल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मनके बनाने की जो कारखाने हैं वो भी यहीं से मिले हैं। अगर बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी N.G. मजूमदार ने और ये जो है सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में ही स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो ये भी चनहूदड़ो से ही मिले हैं। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो याद आप ऐसे रख सकते हो कि बिल्ली का पीछा करते हुए मेकअप किया चनहूदड़ो में, तो इससे आपको सारे के सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि चनहूदड़ो में क्या है, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो आपके मेकअप का सामान है सारा का सारा मनके कैसे किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, आपके आभूषणों के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सारे के सारी चीज़ें यहीं से मिली हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है आपकी एक इंडस्ट्रियल कैपिटल थी उस समय। ठीक है। इसके अलावा जो अगला क्षेत्र है वो आता है आपका आमरी, जिसकी खोज की थी N.G. मजूमदार ने और ये सिंधु नदी के तट पर ही है और ये जो है यहाँ पर हिरण के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे हिरण के साक्ष्य मिले हैं और इसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा अगले क्षेत्र में आते हैं जो आपका राजस्थान में पड़ता है घग्गर नदी के किनारे, वो है आपका कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं और अग्नि वेदिकाएँ अगर यहाँ से प्राप्त हुई हैं तो अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अग्नि कुंड जो हैं वो आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर कालीबंगन की बात करें तो यहाँ पर लकड़ी का हल मिला है, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। आप इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो आपके कालीबंगन में हैं। और अगर कोई पूछेगा कि मिट्टी का हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिलेंगे बनवाली से। ये बात आप याद रखिएगा, मिट्टी का हल बनवाली, मिट्टी का हल बनवाली और कालीबंगन जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका लोथल में। तो लोथल जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी खोज 1953 में जो रंगनाथ राव हैं उन्होंने खोज की थी और ये जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम इसके बारे में कहें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है और ये गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा पत्तन होता है जहाँ पर क्या होते हैं, बाहर से आने वाले जहाज रुकते हैं, अर्थात यहाँ से व्यापार का कार्य किया जाता है। और यहाँ पे व्यापार के कार्य के साथ साथ यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। 3 युगल समाधियों का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक के साथ एक बॉडी दफनाई हुई मिली है। एक बात और आप याद रखिएगा, दफनाने के साक्ष्य और कहाँ से मिले थे, आपके हड़प्पा से, और जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, मोहनजोदाड़ो से, और यहाँ पे लोथल से भी कौन से साक्ष्य मिले हैं, आपके दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, चावल की भूसी मिली है और इसके अलावा जो है आपका शतरंज के खेल के बारे में यहाँ से पता चलता है। इसके बाद आते हैं आपके सुतकोदरा में, ये भी आपका गुजरात में ही है। अगर हम कहें तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से भी घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और मनके मिले हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कलश समाधान के बारे में मिलता है और तराजू के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके बनवाली में। बनवाली जो कि आपका हरियाणा के हिसार ज़िले में है, यहाँ से भी मनके मिले हैं। इसके अलावा जौ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हड़प्पा की पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यानी कि पूर्व हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि C14 विधि के अंतर्गत जो है 3 प्रकार से हड़प्पा के क्षेत्रों को बांटा गया है। एक आपका हड़प्पा, एक आपका पूर्व हड़प्पा और एक परिपक्व हड़प्पा। तो यहाँ पर जो ये पूर्व हड़प्पा के साक्ष्य हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आता है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है आपका गुजरात में ही स्थित है और यहाँ से जो है सबसे मेन जल निकासी प्रणाली मिली है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा मिला है, जल कुंड मिला है। इसके अलावा आपका मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर जो दुर्ग थे
वहाँ पर क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, एक आपका पश्चिमी दुर्ग और एक पूर्वी दुर्ग। तो जो आपका पश्चिमी दुर्ग था और जो पूर्वी दुर्ग था वो यहाँ से नहीं मिला, यहाँ पे 3 तरह के क्षेत्र मिले हैं, पूर्वी दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग और मध्यमा। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही जो है 10 चिन्ह की हड़प्पा की एक शिलालेख मिला है। आप याद रखना कि धौलावीरा में ही जो है 10 चिन्ह वाला हड़प्पा क्या एक शिलालेख मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, पर इतने क्षेत्र आप याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप चलते हैं राजनीतिक जीवन में। तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो ज़्यादा कुछ विस्तार से यहाँ पे देखने को नहीं मिलता कि राजनीतिक जीवन में क्या था। बस आप इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर केंद्रीय शक्ति जो थी वो वाणिज्यिक वर्ग के हाथों में थी या फिर पुरोहित के हाथों में। और ये पता कैसे चलता है कि यहाँ की जो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, व्यापार का कार्य ज़्यादा होता था, तो हो सकता है वाणिज्यिक जो वर्ग था वही सारा का सारा कार्य देखता होगा। और जो पुरोहित है उसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, तो इससे पता चलता है कि पुरोहित जो है शायद इस वर्ग का सबसे मेन हेड होता होगा। ये सारी की सारी जो प्रणाली है वो अनुमान पर ही आधारित है। अगर हम एक जो राइटर हैं जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने कहा है कि सिंधु प्रदेश के जो शासन करने वाले थे वो पुरोहित वर्ग ही था। इसके अलावा जो स्टुअर्ट पिगट हैं इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ भी कहा है। अगर हम हंटर महोदय की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक नहीं जनतंत्रात्मक शासन था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मत हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि केंद्रीय शक्ति पुरोहित वर्ग के हाथों में थी, जनतंत्रात्मक शासन था। इसके बाद हम आते हैं आपका सामाजिक जीवन में। तो सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार था। स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मातृ देवी की पूजा की जाती थी, उनकी मोहरें मिली हैं। इसके अलावा बहुत सारे अंकित चित्र मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक ही था। इसके अलावा वर्ग विभाजन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ग विभाजित किए गए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर हमें अगर हम वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका है आपका ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो इसी तरह से यहाँ पर भी थे, परंतु यहाँ पर जो विभाजन किया गया था वो कार्यों के आधार पर किया गया था, जैसे कि श्रमिक, पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। और ये बात स्पष्ट कैसे होती है, तो वहाँ पर जो लोगों के घर थे वो बिल्कुल अलग अलग तरह के बने हुए थे। अगर पुरोहित है तो उसका घर थोड़ा सा उच्च कोटि का था, और जो श्रमिक थे उनके घर सेम बिल्कुल नॉर्मल से बनाए गए थे। और यहाँ पे समाधान की जो सिस्टम था वो भी अलग अलग था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर वर्ग विभाजन किया गया था। इसके अलावा यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय थे, वो युद्ध नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पर वैसे भी लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था। तो यहाँ के जो लोग हैं लड़ाई कम किया करते थे, अर्थात वो शांति प्रिय थे। इसके अलावा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निवासी हैं कहा जाता है कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ थे वो गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, इसके अलावा गाय, सूअर, बकरी, मछली, घड़ियाल आदि के जो मांस है वो मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता था। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि सबसे पहले जो कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो सिंधु सभ्यता को ही जाता है। और यहाँ पर इसे जो है यूनान के क्षेत्रों में जब वो इस चीज़ों को बेचा करते थे, क्योंकि इनका व्यापार होता था, तो ये जो ऊनी वस्त्र अगर वो सूती वस्त्र बेचा करते थे तो यहाँ पर उन्हें सिंदन कहा जाता था। उस कपास को क्या कहा जाता था? सिंदन कहा जाता था। यहाँ के जो लोग हैं वो आभूषणों का प्रयोग करते थे, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल थी। इसके अलावा मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, ये सब प्रयोग में किए जाते थे। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में आपका क्या मिलता है कि अब देखो, आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में हम क्या यूज़ करते हैं आजकल? खेती होती है, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, यही होता है। तो इसी तरह से यहाँ के जो लोग थे वो भी कृषि का ही व्यापार कृषि ही किया करते थे। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों की कृषि करते थे, वो अभी बताया था, गेहूँ, जौ, ये सब। और इसके अलावा जो है एक चीज़ आप याद रखिएगा, रोजदी कहाँ है? गुजरात में, ये वहाँ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर रागी के साक्ष्य मिले हैं, मतलब रागी जो फसल है उसका साक्ष्य वहीं से मिला है। इसके अलावा पशुपालन की बात करें तो यहाँ पर पशुपालन का कार्य किया जाता था, उद्योग किए जाते थे, उद्योग का व्यापार होता था। इसके अलावा जो है आपका सूती वस्त्र ये सब बेचे इधर से उधर किए जाते थे। अगर हम व्यापार की बात करें तो यह पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों तक किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में सूती वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी, इन चीज़ों का निर्यात करते थे। और मंगाते क्या थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बस जो आभूषण थे उनका अभाव होता था, तो यहाँ पे चांदी, तिन, तांबा, ये सब चीज़ों का आयात किया जाता था।
इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन के अंदर सबसे पहली बात, ये मातृ देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी के उपासक थे। पर हाँ, यहाँ पर कोई मंदिर देखने को नहीं मिलता। मातृ देवी की पूजा के जो साक्ष्य हैं वो आपके मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, जबकि जो उर्वरता की देवी है उसके साक्ष्य पूजा के कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। याद रखना, उर्वरता की देवी हड़प्पा और मातृ देवी मोहनजोदाड़ो। उसके बाद आता है पशुपति की पूजा की जाती थी। तो पशुपति के बारे में कहें तो यह शिव थे जिनके चारों तरफ जानवर बैठे हुए थे, और ये जानवरों के नाम जो हैं वो हैं व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। याद करने का एक तरीका है BRTED, BRTED करके बोलिएगा और आराम से याद हो जाएगा। तो B से बफेलो, R से राइनासोरस, T से टाइगर, E से एलिफेंट और D से डियर। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के जो जानवर थे वो उनके पशुपति शिव के चारों तरफ बैठे हुए पाए गए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर नाग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लिंग योनि की पूजा होती थी, क्योंकि ये मानते थे कि जो प्रकृति है उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चीज़ों की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष की पूजा भी ये करते थे। तो इस तरह से हमने आज पूरा का पूरा जो जीवन था इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि यहाँ की जो लिपि थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। और यहाँ पर जो लिपि है उसके 400 से लेकर 250 चित्र मिले हैं, और इस लिपि को आज तक भी पढ़ा हुआ नहीं जा सका है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा, और बाकी जितना हो सका मैंने सारे के सारी चीज़ों को आपको उसमें अच्छी तरह से बता दिया है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।